प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सुबह सुबह विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है बीकानेर राजस्थान से। फिलहाल ये रहते कोलकाता में हैं और इन्होंने अपने कुछ प्रश्न क्या सामान्यतया इन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण पूछा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखा करिए और साथ ही साथ एक बात और कह दूं तो कार्यक्रम में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए। जो भी मैं ज्योतिष के सूत्र बताता हूं, जैसे मैं फल कथन करता हूं, जैसे यहां बताऊंगा कि छठवें भाव के अधिपति पापग्रह होकर के शत्रु की राशि में एकादशवें में बैठे हैं तो क्या परिणाम होगा। उसके बाद बताऊंगा कि अष्टम भाव के अधिपति का भाग्य भाव में केतु के साथ बैठना कैसा परिणाम करने वाला है। तो इस तरीके से ये जो सूत्र होंगे ये आपको अपनी डायरी पे लिखना चाहिए। मेरे पास एक अभी 3-4 दिन पहले, 5 दिन करीब पहले बेंगलोर से एक मिलने आ गए थे। वस्तुतः मैं जहाँ पे हूँ यहाँ मैं किसी से मिलता नहीं क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है, पर फिर भी उनके अंदर भावों का इतना प्रवाह था कि वो मुझसे फ़ोन पे बात कर चुके थे। बात करने के बाद वो मुझसे मिलने आ गए और बड़ी अद्भुत बात, इतने सरल व्यक्तित्व के और इतना गंभीर स्वभाव, जानने की इतनी इच्छा। उन्होंने कही कि पंडित जी आपके जितने ही ज्योतिष के कार्यक्रम होते हैं मैंने लगभग एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो छोड़ा होगा, और मेरी डायरी पूरी मोटी हो गई है आपके सूत्रों से। अभी कल परसों किसी ने कमेंट में लिखा था कि पंडित जी आपके सूत्र खत्म नहीं हुए, मेरी डायरी खत्म हो गई। तो ऐसा है, ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि कम से कम आप लोग रोज़ देखते हैं। और मेरे नियमित दर्शक अभी 1000 ही हैं, सब्सक्राइबर तो करीब 80,000 हो गए हैं, पर नियमित जो हैं वो 1000 ही हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूब के ज्योतिषी हैं, अभी कल करीब 5-7 दिन 10 दिन पहले मेरे पास एक यूट्यूब के ही बड़े ज्योतिषी का फ़ोन आया था जिनके पास 16 लाख सब्सक्राइबर हैं। और जब उनका फ़ोन आया, नाम नहीं बताऊँगा, जब उनका फ़ोन आया तो मैंने उनकी कुंडली खोली। सिंह लग्न की कुंडली थी, वर्गोत्तम लग्न की कुंडली थी, तो कुंडली पे ही चर्चा हुई, बाकी सारी चीज़ें हुई। तो फिर अंतिम में उन्होंने अपना बताया कि मैं यूट्यूब पे हूँ, ज्योतिष करता हूँ और मेरा 2 चैनल है। एक पे करीब लाख सब्सक्राइबर हैं, दूसरे पे 16-17 लाख सब्सक्राइबर हैं। मेरे धरती से पैर के नीचे से धरती उखड़ गई। मैं कहाँ छोटा आदमी और इतने बड़े व्यक्तित्व से मेरा मिलान हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और पर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं अपनी कुंडली, तो बोले कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ। तो ये बड़ी भगवान की कृपा है, गुरुजनों का बड़ा आशीर्वाद है कि कम से कम बहुत ही कुछ नहीं होने के बाद माइनस में जितनी डिग्री पे जाकर के बर्फ़ जमता होगा उतना भी मैं नहीं हूँ। सच्ची बात है, नहीं हूँ। और फिर भी लोग आते हैं। जब कभी उम्र में बड़े लोगों की कुंडलियाँ आती हैं, जो पाकिस्तान से एक बार कुंडली आई थी 1943 या 42 की कुंडली थी, तो मुझे लगता है कि ये लोग मुझे देखते हैं, मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं देखता है। मुश्किल से 2-4 जो मेरे ही जैसे थोड़े हैं वही मुझे देखते हैं। पर ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान की बड़ी कृपा है, दया है उनकी। तो इनकी कुंडली कन्या लग्न की बनी है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का इनका चंद्रमा जन्म लेता है और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं हर तरीके से, मतलब धन के मामले में, धन संचित करने के मामले में। यहाँ मैं एक फल कथन बता रहा था कि जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति 12वें भाव में 12वें भाव के अधिपति के साथ और शुक्र के साथ बैठे जो इस कुंडली के धनेश हैं। ऐसा सूत्र याद रखिएगा हमेशा। अभी और भी बाकी चर्चा होगी, पर एक सूत्र पहले ही बता दूं। दशम भाव के अधिपति 12वें में 12वें भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति के साथ सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक साथ बैठ गए। अब व्यक्ति का जो धन आने का जो जरिया होगा वो अपने जन्म स्थान से दूर तो होगा, पर वो संचित करने वाला होता है। गौर करिए, धन भाव के अधिपति का संबंध लग्नेश और दशमेश से 12वें भाव के अधिपति के साथ हो रहा है। ये बड़ी ही विलक्षण बात होगी इस कुंडली के लिए कि व्यक्ति विवाह के बाद अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है, वहीं धन बचाता है और धन कमाता है और फैशन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर मुखाकृति का होता है, संतान से युक्त हो। केंद्र हालांकि खाली है इस कुंडली का। केंद्र जब खाली हो जाए तो कुंडली के स्वास्थ्य में परेशानी हो जाती है।
कुंडली के केंद्र जब खाली हो जाते हैं तो आप लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये मैंने ही सिद्धांत बताया था, ये कहीं कोई ग्रंथ की बात नहीं है, पर मेरे सिद्धांत हैं और वो घटित होते हैं कई बार कि अगर केंद्र खाली हो तो जिस तरीके से रॉकेट साइंस में रॉकेट भेजा जाता है या कोई जो उपग्रह भेजा जाता है या कोई सैटेलाइट भेजा जाता है तो उसके पीछे ईंधन डाला जाता है। तो ईंधन जब तक वो रहता है तब तक वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ता जाता है और तीव्र अग्नि प्रवाह करता है। तो वो प्रणोदक जो ईंधन उसमें डाला जाता है वो क्या करता है, वो करता है उसको दूर भेजने में मदद करता है। और इसी तरीके से जब किसी एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली होती है या कोई किसी भी कुंडली व्यक्ति की है, अगर उसमें केंद्र में ग्रह नहीं होते तो वो कुंडली को थोड़ी कमजोरी मिल जाती है। अब वो कुंडली को आगे बढ़ने में थोड़ी परेशानी महसूस होती है। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा ही एक ऐसी कुंडली के लिए प्रयत्न करना है, सुंदर प्रारब्ध का निर्माण करना है अपने कर्मों से। ज्योतिष शास्त्र भगवान आपकी इसी में मदद करता है कि आपके कर्मों को कैसे बदला जाए, आपकी पद्धति को कैसे बदला जाए। आप लोग जब मेरे पास कुंडली दिखाते हैं या किसी के पास भी अगर आप कुंडली दिखाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें वो आपको उपाय देते हैं, इस ग्रह को साधने के ये उपाय, बुध को साधना है ये करो, सूर्य को साधने के लिए। वो क्यों होता है, क्योंकि उस तत्व का प्रभाव, उस ग्रह के तत्वों का प्रभाव आपकी कुंडली में कम है। तो उसके हिसाब से जब रूटीन आप चालू कर देते हैं जीना तो फिर वो आपके तत्वों का बैलेंस बन जाता है। तो इस वजह से हमें अपने मजबूत प्रारब्ध का निर्माण करना है, क्योंकि यहाँ पे एक कमजोर तो नहीं कहूंगा पर बहुत सटीक नहीं है। एकादशवें भाव पे राहु, शनि और मंगल का प्रभाव तो नहीं है, पर एकादशवें भाव पे शनि और राहु का प्रभाव है। तो व्यक्ति अब लालची भी होता है और कई बार अपना धन बचा करके दूसरे का धन खर्च करने वाला भी होता है। कन्या लग्न की कुंडली में महिला की अगर जातिका की कुंडली हो, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी जातिका की कुंडली हो और कन्या लग्न की हो तो बहुत अच्छी है। अगर किसी जातिका की कुंडली हो और लग्न में ही सम संख्या की राशि बनी हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसका नेचर, उसका व्यवहार, उसका जो प्रभाव है वो बड़े भाइयों के साथ, जेठ के साथ, सबको साथ सम्मिलित करके लेने वाला और चलने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो इसमें कई बार ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अपना व्यय भी करता है और अपने ऊपर व्यय करता है, मतलब दूसरों के ऊपर फिर व्यय नहीं करता। ये इनकी कुंडली में राहु एकादशवें भाव के ऊपर और चंद्रमा की दृष्टि एकादशवें भाव पे, चंद्रमा और शनि का परिवर्तन ध्यान से समझिए। पंचम और छठवें भाव के अधिपति होकर के पापग्रह होकर के परिवर्तन किए हैं। यहाँ व्यक्ति को कई बार पाप करने वाला, पापाचार में लिप्त रहने वाला, संतति से दुखी और कई बार व्यक्ति के मन स्थिति को परेशान होते हुए देखा जाता है। लेकिन ये होगा कम, क्योंकि परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो परिवर्तन बनने के कारण, परिवर्तन योग होने के कारण जितनी भी निगेटिव चीजें हैं धन के मामले में, प्राप्त होने के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, चिंताओं के मामले में, व्यग्रता के मामले में, धन कमाने के मामले में, अब वो थोड़ा कम हो गया। मतलब व्यक्ति के पास धन रहेगा, धन कमाएगा और उसके सारे काम। यहाँ पे एक फायदा या नुकसान उसे जो भी कहें, तो व्यक्ति पैसे खूब बचाता है और विवाह में, जब बेटी का विवाह हो या बेटे का विवाह हो तो खूब पैसे खर्च करता है। मतलब उसके जीवन का कई बार लक्ष्य हो जाता है कि मुझे पैसे बचाना है अपने बेटियों की शादी के लिए। ऐसा शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा आपको धन देंगे, सुंदर बनाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, कोई अकाल मृत्यु वगैरह का योग नहीं लगता। इसके साथ साथ अष्टम भाव में जब गुरु बैठे हैं और उनपे अगर आप देखें तो शनि की दृष्टि है तो आयु रहती है, पर व्यक्ति को वात जनित समस्याएं भविष्य में परेशान करती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, ओम वसुभ्यो नमः, क्या बात कही मैंने, ओम वसुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर हो सके तो अपने घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो, वहां जाकर के नित्य प्रतिदिन परिक्रमा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए और घर को गुलाब के पुष्प से सजा करके रखना चाहिए। सदैव ही भगवान को गुलाब का पुष्प अर्पित करिए या अपने आप को भी गुलाब के पुष्पों की माला, गुलाब के पुष्पों की कलियां अपने माथे में या जूड़े में लगा करके या अपने गले में डाल करके रखना चाहिए। गुरुवार को जन्मे हैं और इस कुंडली के लिए जो गुरु होते हैं वो चतुर्थ के साथ सप्तम के अधिपति होकर के और इस कुंडली में बैठे हैं कहाँ, अष्टम भाव में। ये थोड़ा बहुत कई बार परेशान करता है। हालांकि सप्तमेश का द्वितीय भाव को देखना पति को व्यापारी और पति के साथ कई बार थोड़े बहुत मतभेद देता है, हालांकि वो बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरु अगर जन्म कुंडली में शनि से दृष्ट है तो पति न्याय प्रिय है और पंचम भाव के अधिपति सप्तमेश और पंचमेश का योग जब बन जाता है
क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति गुरु के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है, तो सप्तम और पंचम का योग बन गया, और छठवें भाव के अधिपति शत्रु ग्रही होके बैठे हैं। तो इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार पति को या जो उस व्यक्ति का जिनकी ये कुंडली है उनको जीवन में आर्थिक परेशानियों से भी उलझना पड़ता है। और खास करके ये शनि और राहु मंगल केतु की दशाओं में ऐसा होता है। कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए सबसे कमजोर और निगेटिव ग्रह के रूप में मंगल देव ही उपस्थित होते हैं। वो जहां जहां भी बैठेंगे तो अष्टमेश और अष्टम भाव के अधिपति जहां बैठेंगे उस भाव को प्रभावित करेंगे। इस वजह से पति के साथ कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है और कई बार व्यक्ति को अपनी चीज कमजोर और दूसरे की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। इस प्रवृत्ति को कमजोर करना चाहिए। पिता के साथ संबंध खराब ना हो, उनके साथ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र पे है, जिसके कारण व्यक्ति दैदिव्यमान होता है, स्वरूप वाला होता है, संतति वाला होता है, अनुभवी और ज्ञानी के साथ रहस्यमय भी होता है। यहाँ सूर्य और गुरु का अष्टम या 12वें होना ये थोड़ा कमजोर होता है, पर वस्तुतः दोनों ने या गुरु ने इन तीनों ग्रहों पे अपनी दृष्टि डाली है। धन भाव पे उनकी दृष्टि है, इसके साथ चतुर्थ भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, जिसके कारण व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा कर लेता है और संततियों का विवाह, उनकी प्रगति बहुत अच्छी होती है। पंचम भाव में मकर राशि का निर्माण है, जिसके कारण बहुत अच्छा ही कहूंगा, इसे खराब नहीं कहूंगा। पंचम भाव पे चंद्रमा व्यक्ति को धनवान और सुखी बनाते हैं। बुध, शुक्र और सूर्य पे दृष्टि व्यक्ति को जो है चरित्रवान और दार्शनिक बनाती है। नवम भाव में मंगल और केतु का एक साथ बैठना व्यक्ति को दिखा दिखा करके धर्म करने वाला, ब्राह्मणों में प्रीति रखने वाला, श्रेष्ठ लोगों से संपर्क रखने वाला और गतिमान बुद्धि का बनाता है। वो सदैव जीवन में आगे बढ़ने वाला ही होता है। अभी शनि की दशा चल रही है, जो इस कुंडली के लिए पंचमेश के साथ षष्ठेश होते हैं। छठवें भाव के अधिपति शत्रु के घर में राहु से दृष्ट, इस वजह से व्यक्ति के पैसे अटक जाते हैं। पैसे देने से, स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या में गैस्ट्रिक पेशेंट, या कई बार व्यक्ति को वात जनित समस्याओं से जूझते हुए देखा जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या गैस के कारण ही बनती है। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल नवम भाव में बैठ करके राहु से दृष्ट हो रहे हैं। इस कारण से भी व्यक्ति को रिसर्च में कई बार उसको दिमाग में परेशानी, कई बार जब छोटी छोटी समस्याओं पे उलझते हुए भी देखा जाता है। शनि की दशा अभी 2033 तक है। शनि में सूर्य आएंगे जन्म कुंडली में 24 से 25, जिसमें थोड़ा व्यय होगा। आगे 2025 से लेकर के 27 तक की जो दशा रहेगी वो बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक और लाभदायक रहेगी। शनि में मंगल की जो दशा रहेगी वो निश्चित रूप से वहां भी कोई हद तक, काफी हद तक थोड़े बहुत परेशानी के साथ स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी और थोड़ा व्यापार कमजोर सा रहता है। इस कुंडली में शनि और राहु की जब दशा आएगी 2028 से लेकर के 31 तक, तब बड़ों का नुकसान होता है, जिसमें बड़े भाई, जेठ, बड़े माता पिता हैं, मित्र हैं, इष्ट हैं, इन लोगों का नुकसान होता है। उनके साथ संपर्क अच्छा रखना चाहिए और कई बार अपने लाभ को थोड़ा संकुचित कर देना चाहिए या बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शनि में गुरु आएंगे 2031 से 33 तक की जो दशा रहेगी वो सामान्यतः ठीक रहेगी और अनुकूल रहेगी। इसके अतिरिक्त मैं आगे और भी बात कहूँ तो दशाओं के क्रम में गुरु, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की दशाएं मेहनत करवाने वाली बन रही हैं। धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और व्यक्ति को कई बार थोड़ी आमदनी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। जबकि इस कुंडली में राहु, केतु, शनि, बुध और मंगल की दशाएं सामान्यतः मानसिक स्टेबिलिटी और शांति देने वाली बनती हैं। शनि की दशा है, इस दशा के काल को समझना होता है। शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। जितना ज्यादा हो सके धर्म करिए, मंदिर दर्शन करिए। गुरु मेष राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं, अपने बल को और बढ़ाइए, आध्यात्मिक बल को बढ़ाइए, दान करिए, मंदिर जाइए, तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करिए, बड़ों की सेवा और कर्म से या कर्तव्य से बिल्कुल भी विमुख न होइए। ग्रंथों का अध्ययन प्रत्येक दिन करना चाहिए, मंदिरों का दर्शन प्रत्येक दिन करना चाहिए, मंदिरों का धोना, बड़ों का आशीर्वाद, इन सभी चीजों के लिए गुरु अष्टम भाव में होते हैं तो थोड़ी कमजोरी मिलती है, हमें इनको बल देते रहना है। चतुर्थी का व्रत इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ धन से संबंधित समस्या को दूर करने वाला होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत, भाग्यशाली हैं आप, इसमें कोई संशय नहीं है और निश्चित रूप से आपका कारोबार सदैव ही आगे बढ़ा है, परेशान नहीं होना है। अष्टक वर्ग के आधार पे मैं आपको और भी चीजें बता दूं तो इस कुंडली के आधार पे अपने आप को स्वार्थी मत बनाइए। धन बचाने के ऊपर आप और भी कोशिश कर सकते हैं
और इस कुंडली में मेहनत, परिवार को समय देना, परिवार को साथ लेकर के चलना, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत अच्छा है। और अपने जन्मस्थान से दूर रह करके ही ये कुंडली धन कमाएगी और बचाएगी। इस कुंडली के पास विनम्रता, इस कुंडली के पास बुद्धिमता और इस कुंडली के पास कृतज्ञता बहुत अच्छी है। आप इस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। लोगों को प्रेम देना और उनका केयर करना, ये बहुत अच्छा है। इस कुंडली के साथ व्यापार भी ठीक है, नौकरी भी ठीक है, हालांकि ये कुशल गृहिणी की कुंडली बन सकती है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो आप समस्याओं से जल्दी ही घबराइए मत। घबरा जल्दी जाते हैं और जल्दी ही भविष्य को लेकर के चिंतित भी होने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल मत होइए। भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। आपकी कुंडली का गुरु आपके सूर्य और बुध को देख रहा है, आपके अंदर ईश्वर की कृपा का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो अपने आप को देवी मैया की शरणागति, देवी कवच का पाठ, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये कुंडली करियर के मामले में धनाढ्य है और ये एक व्यवस्थित कुंडली है। केंद्र खाली होने के बाद भी 11वें भाव की स्थिति और 12वें भाव की स्थिति में थोड़ी कमजोर, या कई बार उसको लगेगा कि मुझे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ये इस कुंडली के बैठे ग्रहों के कारण हो रहा है। अब मैं आपको और भी चीजें बता दूं। इस कुंडली के लिए शुभ अंक रहेगा 7। दिशा के आधार पर अगर बात करें तो आप पश्चिम दिशा के घर में निवास कर सकते हैं। अपने सोने का कमरा वायव्य कोण में रखिए, मतलब पश्चिम और उत्तर के कोण पे। रंग इस कुंडली के लिए हरा और गेरुआ शांति प्रदायक होगा। इस कुंडली के लिए लग्न पे शनि की दृष्टि आपके कारोबार को सामान्य रख रही है और कई जगह से धन कमाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पे और चरित्रवान बना रही है और आपको कोर्ट केस कचहरी या किसी भी बड़े बीमारी से आपको प्रभावित नहीं करेगी। शनि की नीच दृष्टि है, इस वजह से रोग और स्वास्थ्य में परेशानी थोड़ी बहुत रहती है, खास करके शनि की दशा में। विशेषतया शनि में राहु, शनि में मंगल, शनि में ये जो दोनों दशाएं रहेंगी, शनि में मंगल, शनि राहु वाली, वो परेशान ज्यादा करती हैं। षडबल में सूर्य और गुरु का बल बहुत अच्छा है। शनि को बल देना है बजरंग बली की पूजा, अधिक बार लगातार 31 दिन तक सुंदरकांड का पाठ, लगातार 31 दिन तक 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ, इस तरीके का अनुष्ठान आपको बड़ा बल देता है। जिन लोगों के भी घर में कोर्ट केस कचहरी का मामला चल रहा हो, परेशान हो, आर्थिक कष्ट हो, इन लोगों को इस तरीके का काम करना चाहिए। आप अगर प्रत्येक दिन पूजा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो अगर उसके बाद भी आर्थिक विपन्नता या आर्थिक परेशानी, परिवार में कलह या घर परिवार में तनाव का माहौल है, आप अपने घर के आसपास के किसी मंदिर को तलाशिए, वहीं जाकर के मंदिर की सेवा करिए, मंदिर को धो दीजिए, झाड़ू पोछा करके वहीं बैठ करके मंदिर में ही अपना नित्य पूजा करिए। घर के ठाकुर जी की पूजा कर दी और उठ करके चले गए, ये काम किया करिए। ये इस तरीके की कुंडली है। नक्षत्रों के आधार पर रोहिणी, कृतिका, अश्वनी, पुष्य, धनिष्ठा, विशाखा, चित्रा और मृगशीरा, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। कुंडली केंद्र को खाली लेकर के बैठी है। नवांश कुंडली में भी चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, शुक्र और शनि मित्र होकर के बैठे हैं, बुध यहां बैठे हैं, ये स्थिति बहुत अच्छी बनी है। ससुराल से संपर्क, बड़े और जेठ के साथ संपर्क सदैव इस कुंडली में अष्टम भाव के गुरु और मंगल के कारण बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में गुरु मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, वृषभ राशि में, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के और भूमि पृथ्वी तत्व में बैठे हैं। इस वजह से भाग्य को कई बार संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पे चंद्रमा भूमि तत्व की राशि में बैठा है, मकर राशि में, और इस पे शनि का प्रभाव, हालांकि शनि चंद्रमा का परिवर्तन योग आपको घुमा फिरा करके लाभ की स्थिति में लेके जाता है। शनि के बाद जो बुध की दशा आएगी वो आपको विदेशों से और भी ज्यादा धन देगी और ये कुंडली मोक्ष की गति को प्राप्त करने वाली है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवलोक में व्यक्ति की मृत्यु के बाद गति होती है, ये एक वाराहमिहिर का सिद्धांत है जो मैंने बताया है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पे आपको ऋण से मुक्ति रखेगी। गुरु की दृष्टि 2 भाव पे व्यापार करवाएगी। गुरु की दृष्टि 4th भाव पे आपको धन, संपत्ति और किसी से भी कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपने आप को कई बार बहुत ही ज्यादा सावधान रखिए। स्वास्थ्य के मामले में ही थोड़ी सी चिंता है इस कुंडली में, बाकी कोई मानसिक विकृति या बहुत लंबी बीमारी का कोई खतरा इस कुंडली में नहीं है। राहु की दृष्टि 11वें भाव के बैठे रोगेश के ऊपर है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को कानों में और कई बार मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या होती है और कई बार ऑपरेशन पेट वगैरह में स्टोन वगैरह का प्रभाव भी दिखता है, वो सूर्य के ऊपर होता है। ये सामान्य बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।